Hello everyone, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज एटीट्यूड change, and also this is one of the very interesting topic. So we are discussing class 12 psychology chapter number 6 attitude and social cognition, और हमने हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स को हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया, जैसे सोशल बिहेवियर, एटीट्यूड, नेचर एंड इट्स कंपोनेंट्स, एटीट्यूड फॉर्मेशन, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड अ लॉट। आई होप सो आपने सभी प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे और अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बिना किसी डाउट के। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज एटीट्यूड चेंज। अब हमने ये तो जान लिया कि एटीट्यूड क्या होता है, हमने ये भी जान लिया कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, तो हमने कहा लर्निंग के थ्रू एटीट्यूड फॉर्म होता है। लेकिन बहुत बार हमने देखा एटीट्यूड लोगों का चेंज हो जाता है। आप बोलते हो ना कि पहले तो वो उसका इस तरह का एटीट्यूड था लेकिन अब उसके एटीट्यूड में कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल में ये एटीट्यूड चेंज होता कैसे है? हो सकता है शायद पहले किसी का कोई नेगेटिव एटीट्यूड हो लेकिन अब जो है उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देखने को मिलता है। एंड आई होप सो कि अब आप लोग एटीट्यूड और ईगो को एक साथ में क्लब नहीं करते होंगे, है ना। एटीट्यूड अलग चीज है, ईगो अलग चीज है। अगर आप बोल रहे हो कि वो पर्सन बहुत घमंडी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। क्लियर? वो ईगोइस्टिक है। एटीट्यूड इज अ डिफरेंट कंसेप्ट और मैं ऐसे समझ रही हूं कि अब मेरे सभी स्टूडेंट्स को पता है कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, एटीट्यूड इज इक्वल्स टू स्टेट ऑफ माइंड और एटीट्यूड इज इक्वल्स टू थिंकिंग, थॉट प्लस इमोशंस प्लस बिहेवियर, दैट इज द ABC कंपोनेंट। आई होप सो ये सब आपको क्लियर होगा। फाइन, तो इस तरह से जो है एटीट्यूड कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटीट्यूड चेंज। और ये एटीट्यूड चेंज करने में बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ में और फैक्ट्स के साथ में हम जानेंगे कि एटीट्यूड चेंज एक्चुअल में कैसे होता है। तो रेडी हो सभी? तो स्टार्ट करें इस लेक्चर को। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन and also after this process attitudes may be changed and modified through various influences. अब देखो, that we all know that learning is a continuous process. This we all know, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। लर्निंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या आज आप उस स्टेज पर आ चुके हो जब आपको कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ आता है? द आंसर इज अ बिग नो। लर्निंग हमेशा होती है, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो लाइफ में जब तक लर्निंग होती रहेगी तब तक आप कोई नई चीज सीखते रहोगे। तो वैसे ही एटीट्यूड जो है वो लर्निंग के थ्रू फॉर्म हो रहा है। तो जब आप कोई नई चीज लर्न करोगे तो आपके उस एटीट्यूड में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। आप उसी एटीट्यूड को कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो। चेंज मतलब पूरी तरह से किसी चीज को बदल देना, मॉडिफाई करना मतलब उसी में कुछ तो भी चेंजेस कर देना। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि लर्निंग जो है वो ये देखो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, इफ बेसिक्स आर नॉट क्लियर आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक को अपने क्लियर रखो कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एटीट्यूड का फॉर्मेशन भी लर्निंग के थ्रू हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन के ही टाइम पर या उसके बाद में भी आपके एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आए या आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करें। नाउ सम एटीट्यूड्स चेंज मोर देन अदर्स डू। कुछ एटीट्यूड चेंज जो है वो दूसरे एटीट्यूड से ज़्यादा चेंज होता है। एटीट्यूड्स आर स्टिल इन दी फॉर्मेटिव स्टेज and are more like opinions and are much more likely to change compared to attitudes that have become firmly established and have become a part of individuals' values. तो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी थी कि एटीट्यूड जो है वो हमेशा एक फॉर्मेटिव स्टेज में रह सकता है ना। एटीट्यूड जो है some attitudes change more than others do and attitudes that are still in formative stage उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं चेंज होने के। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लर्निंग चल रही है, अब आप कोई एटीट्यूड लर्न कर रहे हो, कोई ऐसा एटीट्यूड है जिसको अभी आपके लर्निंग में है, जिसके बारे में आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो, जानने को आपको मिल रहा है, उस एटीट्यूड के चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो कि फर्मली एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं। मतलब लर्निंग के टाइम पर ही एटीट्यूड बहुत बार चेंज हो जाते हैं। दो तरह के एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक वो एटीट्यूड
जो फर्मली एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, और एक वो एटीट्यूड जो फॉर्मेटिव स्टेज में है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप कुकिंग कर रहे हो और आज आप क्या बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कढ़ी बना रहे हो, ठीक है। अब आप कढ़ी बना रहे हो, बनाते बनाते आपको लगा कि नमक वगैरह या कोई चीज़ तो भी कम है, या मसाला जो है थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो। बट अगर वो बन के प्रिपेयर हो चुकी है, 1-2 घंटा हो गया है, या फिर बहुत सॉलिड अभी बन चुकी है, अभी आप उसमें कोई ऊपर से मसाला डालोगे तो वो उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होगा, है ना, इवन वो शायद कच्चा भी लगेगा, ठीक है। जिन लोग को कुकिंग आती होगी वो लोग थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एटीट्यूड फॉर्मेटिव स्टेज में होते हैं जो अभी बन रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अब बन के रेडी हो चुके हैं। दीज आर दी एटीट्यूड दैट यू कैरी विथ योर सेल्फ। क्लियर। तो जब आप इस स्टेज में होते हो तो एटीट्यूड को चेंज करना इजी होता है, लेकिन इस स्टेज में आके एटीट्यूड को चेंज करना उतना इजी नहीं होता। हम दोनों में समझेंगे कि एटीट्यूड चेंज कैसे करते हैं। क्लियर। सो फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन पीपल्स एटीट्यूड इज ऑफ इंटरेस्ट टू कम्युनिटी लीडर्स, पॉलिटिशियंस, प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स, एडवर्टाइजर्स एंड अदर्स। अब एटीट्यूड चेंज करना कौन चाहता है? क्या पर्सन खुद या कोई और? तो दोनों कर सकते हैं। एटीट्यूड में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एटीट्यूड में ये चीज़ सही नहीं है, आपको इसको चेंज करना चाहिए, तो आप खुद भी अपने एटीट्यूड में चेंजेस ला सकते हो। या फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट जो लोग करते हैं, वो भी कभी कभी आपके एटीट्यूड में चेंज लाते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कोई शैम्पू का ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब उस मतलब देखते होगे आप नहीं कर रहे हो, कोई शैम्पू का ऐड आ रहा है, ठीक है, और उसमें हम लोग देखते हैं कि वो लोग कैसे बताते हैं कि ये वाला शैम्पू लगा के आपको जन्नत में मिलेगी जगह, और उसके बाद में आप बिल्कुल खुश रहोगे, दिन भर आपके बाल इतने सुंदर हो जाएंगे, इस तरह के, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स दिखाते हैं। अब हम उस प्रोडक्ट को मान लो यूज़ करने स्टार्ट कर दें, मान लो वो प्रोडक्ट अब हमको अच्छा लगने लगा, ठीक है, अब हम उसी को यूज़ करते हैं और दूसरों को भी उसके बारे में सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये तो कितना मतलब बहुत ही अच्छा शैम्पू है, और इसको यूज़ करने से तो मुझे मेरे हेयर ग्रोथ में बहुत ही फ़र्क पड़ा है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। अब कोई दूसरी कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी का प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसने देख लिया कि कंज्यूमर के एटीट्यूड को चेंज करना है, तो उसने कहा मैं क्या नई चीज़ बोलूँ अपने शैम्पू के ऐड में। तो वो अपने शैम्पू के ऐड में कोई नई चीज़ बताएगा, बोलेगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा, अगर किसी भी कंपनी का नाम ले रही हूँ मैं, ठीक है, मान लो आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स नहीं बन पा रहे हैं, तो आप ये वाला शैम्पू ऐड करोगे तो आपके रिलेशनशिप्स बनने लगेंगे, ठीक है। तो वो जनरली क्या करता है, हमारे बिलीफ, हमारे जो मतलब बिलीफ से ज़्यादा एटीट्यूड होता है, बट बिलीव्स के थ्रू ही एटीट्यूड बनता है, ठीक है। तो हमारे बिलीफ सिस्टम को कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे एटीट्यूड में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो एटीट्यूड में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो या दिक्कत आ रही है? देखो बहुत सिंपल टर्म्स में ऐसे समझो कि व्हाट इज एटीट्यूड। देखो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रही हूं ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। देखो शॉर्ट में लिख रही हूं 80, ठीक है। एटीट्यूड इज इक्वल्स टू थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस बिहेवियर। दिस वी ऑल नो, ठीक है। ये हम जानते हैं कि थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस बिहेवियर इज इक्वल्स टू एटीट्यूड। एटीट्यूड किन किन चीज़ों से मिलके बना है? तो हमारे बिलीफ सिस्टम जो होते हैं, हमारे अंदर जो वैल्यूज होती हैं, इन सब से मिलके कहीं ना कहीं एटीट्यूड फ्रेम हो रहा होता है, ठीक है। हमारे ओपिनियन जो होते हैं ना, जब उनमें एक इमोशन आप ऐड कर लेते हो तब वो एटीट्यूड बन जाता है। तो ओपिनियन से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल मैं यहाँ पर ऐड करूंगी एक पॉइंट कि हमारे ओपिनियंस, मान लो कोई हमारा ओपिनियन है, उसमें आपने अगर इमोशन को ऐड कर दिया तो वो भी एटीट्यूड बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से जो है एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है। अब जब एटीट्यूड फॉर्म हो गया तो एटीट्यूड फॉर्म हुआ कैसे? ठीक है, एटीट्यूड फॉर्मेशन भी हमने डिस्कस किया था कि एटीट्यूड फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। तो हमने कहा लर्निंग के थ्रू हो रहा है। आप नई नई चीज़ों को लर्न करते हो, सीखते हो, जिससे आपके थिंकिंग में, कॉग्निशन में चेंजेस आते हैं, और इस तरह से आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो एटीट्यूड फॉर्म हुआ है तो इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है फॉर्मेटिव स्टेज, ठीक है, एक हो सकता है फॉर्मेटिव स्टेज, और एक हो सकता है डेवलप्ड स्टेज। ये समझने के लिए लिखवा रही हूं आप लोगों को, ठीक है। मतलब एटीट्यूड वो जो अभी फॉर्म हो रहा है,
ठीक है, जो अभी फॉर्म हो रहा है, और एटीट्यूड ऐसा जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, ठीक है, जिसको आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो। तो जो अभी फॉर्म हो रहा है इसको चेंज करना इजी होगा, ठीक है, इसको चेंज करना इजी होगा, आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हमने कहा कि एटीट्यूड चेंज मतलब पॉसिबिलिटी है कि एटीट्यूड चेंज हो सकता है, तो हमने कहा हाँ भाई पॉसिबिलिटी तो है कि एटीट्यूड चेंज हो सकता है। तो एटीट्यूड चेंज कौन कर रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन एटीट्यूड चेंज कर रहा है? तो एक इंटरनल फैक्टर्स यानी आप खुद, ठीक है, आप खुद चाहते हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके एटीट्यूड में सही नहीं है या उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो आप इंटरनली जो है अपने अंदर वो चेंजेस लाते हो। कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हो गए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये भी हमारे बिहेवियर में हमारे एटीट्यूड में बहुत बार चेंजेस लाना चाहते हैं। तो एक हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। बस यही इतना ही मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है। आप मुझे बताओ कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई मैंने आपको मैथ्स बताई है या मैंने कोई आपको साइंस टाइप बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्लियर? ये इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी को समझते हुए थोड़ा और आगे चलते हैं और इसकी बात करते हैं, ठीक है। सो unless we find out how attitudes change and what conditions account for such change, it would not be possible to take steps to bring about attitude change। तो जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि एटीट्यूड को कैसे चेंज करना है, एटीट्यूड के अंदर कौन सी चीज़ को चेंज करना है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एटीट्यूड को चेंज कर पाएँ। मतलब अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको अपने एटीट्यूड में क्या चीज़ चेंज लानी है या कहाँ पर आपको किस तरह का चेंज लाना है, तो आप कैसे एटीट्यूड चेंज करोगे, तो उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हैव वी स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आ गया, ठीक है, इतना बस आपको जानना था, थोड़ी सी चीज़ें कि एटीट्यूड चेंज एक्चुअल में होता कैसे, कैसे हम इसको कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब स्टार्ट करते प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुना। 3 major concepts that draw attention to some important processes in attitude change are described below। पहला कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट्स हैं जिसके थ्रू एटीट्यूड चेंज होता है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ, देखो एटीट्यूड चेंज 3 कंसेप्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, कितने कंसेप्ट्स हैं? 3 कंसेप्ट हैं, इसलिए मैं ऐसे ट्रायंगल बना रही हूँ। तो पहला कंसेप्ट जो है वो है बैलेंस। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस proposed by Fritz Heider is sometimes described in the form of POX triangle and which represents the relationship between 3 aspects or components of attitude। देखो ऐसे समझो कि एटीट्यूड चेंज के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, देखो एटीट्यूड को चेंज करने के लिए 3 कंसेप्ट्स बताए गए हैं, ठीक है, क्या बताए गए हैं? वेट, ये कहाँ जा रहा है ट्रायंगल? रुको, इसको हटाते हैं, फिर से बनाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है? चलो छोड़ो, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। कंसेप्ट ऑफ बैलेंस जो है ना, वो किसने दिया है? फ्रीड हीडर ने। मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। अभी देखो सब समझ में आएगा धीरे धीरे, कंफ्यूज मत हो, आराम से सुनो, नहीं हो क्लियर तब मुझसे बोलना कि मैम आप नहीं समझा पाई, ठीक है, लेकिन मैं सब समझा दूंगी, टेंशन मत लो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस अभी ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल थोड़ा सा गलत हो गया, इसीलिए मैं उसके थ्रू ड्रॉ करी थी, आप उसको अच्छे से ट्रायंगल को ड्रॉ करना, ठीक है। इस ट्रायंगल में इसको POX ट्रायंगल भी बोलते हैं। यहाँ पर है P, यहाँ पर है O और यहाँ पर है X, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना किसने दिया था ये, ठीक है, फ्रिट्ज हीडर। इतना ड्रॉ करो, सब समझ में आएगा अभी, ठीक है, रुक जाओ, इतना ड्रॉ कर लो। तो एटीट्यूड चेंज के अंदर 3 कंसेप्ट्स हैं, ठीक है।
मेजर जो कंसेप्ट हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। इसे फ्रिट्ज हीडर ने दिया है, मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है थोड़ी सी। हाँ, तो ये जो कंसेप्ट है किसने दिया है? फ्रिट्ज हीडर ने दिया है, और इसे कभी कभी POX ट्रायंगल भी कहा जाता है। इसमें एक रिलेशनशिप है एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक रिलेशनशिप बताई गई है जो एटीट्यूड के कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर। P कौन है? P वो पर्सन है जिसके एटीट्यूड को स्टडी किया जा रहा है। P इज द पर्सन whose attitude is being studied. O is another person, O भी एक पर्सन है, and X is the topic towards which the attitude is being studied. तो X एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है। मतलब ये है कि मान के चलते हैं ऐसा कि ये तीनों पर्सन्स हैं, मतलब P O X ये तीनों एक पर्सन है। क्लियर? X जो है वो है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। X कौन है? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। क्लियर? O और P ये दोनों भी पर्सन है, ये कोई अनदर पर्सन है, तो मैं इसको लिख दूं यहां पर अनदर पर्सन ब्रैकेट में, ये कोई अनदर पर्सन है। और P वो पर्सन है जिसके एटीट्यूड को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। P वो पर्सन है जिसके एटीट्यूड को स्टडी किया जा रहा है, या हम ऐसे मान लेते हैं कि P के एटीट्यूड में हमको चेंज लाना है, ठीक है। तो P वो पर्सन है जिसके एटीट्यूड में चेंज हमको लाना है। हम एटीट्यूड चेंज करने की बात कर रहे हैं। एटीट्यूड चेंज करने के लिए कोई पर्सन होगा जिसके एटीट्यूड में चेंज लाना होगा, तो P वो पर्सन है जिसके एटीट्यूड में चेंज लाना है। O भी एक दूसरा पर्सन है, इसको अभी यूज में लाएंगे। और X है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, मतलब X के टुवर्ड्स हमको चेंजेस लेकर आना है। क्लियर? अब देखो आगे समझो। The basic idea is that an attitude changes if there is a state of imbalance between PO attitude, OX attitude या PX attitude. अब ये तो बेसिक है कि एटीट्यूड में चेंज तभी लाएंगे जब किसी तरह का इम्बैलेंस होगा, वरना चेंज क्यों लाएंगे? अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एटीट्यूड में तो चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है तभी तो चेंज लाने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर किसी तरह का इम्बैलेंस होगा, या तो PO के बीच में होगा, या तो OX के बीच में होगा, या तो PX के बीच में होगा। यहाँ पे देख रहे हो, इसको और अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जल्दी से एक बार फटाफट। देखो ये P, ये O, ये X, या तो इन दोनों की रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, या तो इन दोनों की रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, या तो इन दोनों की रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है। मतलब किसी तरह का एक इम्बैलेंस है, और उसी इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हम एटीट्यूड में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। Now this is because imbalance is logically uncomfortable, so therefore the attitude change is the direction of balance. तो अब भाई जो भी imbalance है इनके relationship में, हमको उसको balance में लेकर आना है। Imbalance is found when all three sides of POX triangle are negative. one. Second, two sides are positive and one side is negative. मैथ्स पढ़ा है सबने 10th क्लास तक? सबने पढ़ा है ना? थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पर यूज़ करना है। देखो वो ये बोल रहे हैं कि हमको किसी के पर्सन के अगर एटीट्यूड में चेंज लाना है तो उसमें तीन चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उन तीन कंपोनेंट को ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला कंसेप्ट है बैलेंस का। एक बैलेंस अगर रिलेशनशिप के बीच में है तो हमें एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे मान लो कि आप हो और आपके भाई बहन हैं, ठीक है, मतलब 3 सिबलिंग्स हो आप लोग, ठीक है। अब उन तीनों में, आप तीनों में मान लो किसी तरह की कोई चीज़ नहीं जमती है, आपकी आपके भाई के साथ में या आपकी बहन के साथ में या उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई इम्बैलेंस है, ठीक है। तो आपको उसमें क्या करना होगा? अपने एटीट्यूड में चेंज लाना होगा, ठीक है। तभी तो आप तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनेगी, बैलेंस आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ बैलेंस की। क्लियर? मान लो ये X पर्सन आप हो, ठीक है, ये Y पर्सन आपका फ्रेंड है, और ये Z पर्सन आप लोगों का एक न्यू फ्रेंड बना है। ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है,
ठीक है, मैं एफ लिख रही हूँ, बस समझ जाना ये आपका फ्रेंड है और ये कोई आपका न्यू फ्रेंड है, ये आपका कोई न्यू फ्रेंड है। क्लियर? मान लो आपकी क्लास में होता है ना, कभी कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो उससे फ्रेंडशिप होने लग जाती है। तो ऐसे मानो कि आपके दोस्त की इसके साथ में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपकी रिलेशनशिप इसके साथ भी अच्छी नहीं है और इसके साथ भी अच्छी नहीं है। तो मतलब यहाँ पर तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है और यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब बैलेंस नहीं है। अब आया समझ में? ट्रायंगल पढ़ते हैं, ट्रायंगल में क्या बोलते हैं? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, होता है ना ये ट्रायंगल के अंदर की तीनों साइड्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती है, तभी तो वो ट्रायंगल बनता है। यहाँ देखो तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तभी तो ट्रायंगल बना। क्लियर? तो अगर तीनों में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई इम्बैलेंस हो रहा है, तो उस इम्बैलेंस को हमको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इम्बैलेंस बना रहेगा तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एटीट्यूड चेंज और इस बैलेंस को वापस से बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि तीनों के बीच में बैलेंस नहीं है, तो पहले प्रॉब्लम को समझेंगे तभी तो सॉल्यूशन जान पाएंगे। ये सब देखो मैंने पढ़ाया है, तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? मैं फिर से बोलती हूँ, जब भी लाइफ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम को समझ के फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, राइट? तो अगर इन तीनों के बीच में एक इम्बैलेंस आया है तो इम्बैलेंस को समझ के ही फिर हम बैलेंस को समझेंगे। क्लियर? तो पहले समझे तो कि इन तीनों के बीच में इम्बैलेंस क्यों हुआ है। ठीक है, यहीं से इन तीनों को भी समझ लेना। फाइन, देखो अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों साइड्स नेगेटिव हो। मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी क्लास में मतलब आप हो और आपके साथ में दो और नए लोग आए हैं, ठीक है, और आप तीनों बैठते तो साथ में हो लेकिन तीनों एक दूसरे से बात नहीं करते। एक कंडीशन ये हो सकती है, मतलब तीनों साइड नेगेटिव। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों साइड नेगेटिव हो सकती हैं। मतलब क्लास में दो नए बच्चे आए हैं और टीचर ने बोला कि दोनों आपके साथ में बैठेंगे, ठीक है, तीनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, तो मतलब तीनों साइड नेगेटिव। या तो ये भी हो सकता है कि दो साइड नेगेटिव हो और कोई एक साइड पॉजिटिव हो। यही लिखा है सब बुक में। बुक खोल के बैठे हो या नहीं बैठे हो आप लोग? बुक ओपन करके बैठो, ये सब बुक में लिखा है। सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि दो साइड पॉजिटिव हो, तीसरी साइड नेगेटिव हो। तो बैलेंस इज फाउंड व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर पॉजिटिव और टू साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पे इम्बैलेंस कब क्रिएट होगा? या तो तीनों साइड नेगेटिव हैं या फिर दो साइड पॉजिटिव हैं लेकिन एक साइड नेगेटिव है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है क्या मैंने कहा? मैं एक बार वापस से पूरा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? एक बार वापस से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड को चेंज करने की, ठीक है? तो हमने कहा कि ठीक है, एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे। तो एटीट्यूड दो तरह से चेंज हो सकता है। अगर वो अपनी फॉर्मेटिव स्टेज में है तो इजीली हो जाएगा, डेवलप्ड स्टेज में थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हम फिर भी एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे तो दो फैक्टर्स रहेंगे, या तो इंटरनल फैक्टर्स या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स। या तो कोई बाहर की चीज़ें हमारे एटीट्यूड को चेंज करना चाह रही हैं, या तो कोई इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारी चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। बट एटीट्यूड को चेंज करना क्यों है? मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तभी तो हमको एटीट्यूड को चेंज करना है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं तो हम एटीट्यूड को चेंज क्यों करते? तो उन्होंने कहा किसी तरह का कोई इम्बैलेंस है, उसके लिए एटीट्यूड, मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए हमको एटीट्यूड को चेंज करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तीन कंपोनेंट है जिसके थ्रू एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। उसमें पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। क्लियर? तो कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ये कहता है कि किसी तरह का इम्बैलेंस है, ठीक है, किसी तरह का इम्बैलेंस है जिसके वजह से हमको एटीट्यूड में चेंज करने की ज़रूरत है। क्लियर? लिख लो, इसको लिखने से याद रहेगा। लिख लो, किसी तरह का इम्बैलेंस है, उसको ठीक करेंगे तो बैलेंस आएगा और जिसके लिए एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। तो कंसेप्ट ऑफ बैलेंस में फ्रिट्ज हीडर ने POX ट्रायंगल की बात करी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि एक POX ट्रायंगल है, इन तीनों साइड्स में किसी तरह का तो इम्बैलेंस है, या तो ये तीनों नेगेटिव हैं या फिर कोई दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तभी जो है इम्बैलेंस बन रहा है। तो अब हमको इस इम्बैलेंस को करेक्ट करना होगा, या तो हम तीनों साइड्स को पॉजिटिव कर दें या तो फिर हम दो साइड को नेगेटिव और एक साइड को पॉजिटिव कर दें। ऐसे लिख लो, ये इम्बैलेंस की सिचुएशन है, ठीक है? ये क्या है?
इम्बैलेंस की सिचुएशन है, ये भी इम्बैलेंस है, ये भी इम्बैलेंस है। बैलेंस कैसे होगा? तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आपको POX तीनों को पॉजिटिव कर देना है, या तो फिर आपको POX में 2 को नेगेटिव और 1 को पॉजिटिव कर देना है। ये कर दोगे तो बैलेंस आ जाएगा। थोड़ा सा मैथ्स है, आपको समझने की ज़रूरत है। इज दिस क्लियर? अभी आ रहा है यहाँ पर समझ में? ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ध्यान से सुनो और थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। थोड़ा थोड़ा भी लिखते जाओगे ना तो आपको ये जो भी मन में अगर कहीं डाउट वाउट निकल रहा होगा तो वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। फाइन, समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ डाउरी एज एन एटीट्यूड टॉपिक। सपोज अ पर्सन P हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाउरी, तो PX पॉजिटिव हो गया। P is planning to get his son married to the daughter of the same person who has a negative attitude towards dowry, तो OX नेगेटिव हो गया। What would be the nature of PO attitude and how would it determine balance or imbalance in the situation? देखो अब क्या एक चीज हो रही है, आपको ये समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर आपको क्या एग्जांपल दिया था, मान लो X आप हो, ये आपका फ्रेंड है और ये कोई न्यू फ्रेंड स्कूल में आया है, तो आपकी रिलेशनशिप इसके साथ में बुरी हो गई, इसकी फ्रेंडशिप इसके साथ में अच्छी हो गई और आपकी भी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप न्यू फ्रेंड के साथ में अच्छी हो गई, लेकिन आप पुराने फ्रेंड को बोल रहे हो कि तू तो नए दोस्त के आते ही बदल गया। ठीक है, और आपकी और उसकी फ्रेंडशिप नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस चल रहा है। ठीक है, ये इम्बैलेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इस इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये है कि X मान लेते हैं डाउरी है। मैंने आपसे क्या कहा था, X क्या है? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है। X एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, तो मान लो कि X जो है वो है डाउरी। ठीक है, X क्या है? डाउरी। और जो P पर्सन है वो डाउरी को सही मानता है। ठीक है, दहेज प्रथा जैसे हम बोलते हैं, तो P जो है वो डाउरी को सही मानता है। वो कहता है दहेज प्रथा होनी चाहिए। तो मतलब P और X की रिलेशनशिप कैसी हो गई? पॉजिटिव। क्लियर? P अपने बेटे की शादी O की बेटी से करना चाहता है। मतलब मान लेते हैं P का बेटा X है और O की जो बेटी है वो Y है, मान लेते हैं इन दोनों की शादी होनी है। ठीक है, तो O जो है, ठीक है, O की बेटी कौन है? Y। ध्यान से सुनना, ठीक है। O जो है वो डाउरी के सख्त खिलाफ है। उसको ऐसा लगता है डाउरी वाउरी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ये दहेज प्रथा गलत है। तो O और X की रिलेशनशिप कैसी हो गई? नेगेटिव। क्लियर? O और X की रिलेशनशिप कैसी हो गई? देखो यहां पर O और X की रिलेशनशिप हो गई नेगेटिव। क्लियर? ये आया समझ में यहां पर? ठीक है, अभी कोई डाउट तो नहीं है दोनों के बीच में? ध्यान से देख लिया, समझ लिया। X डाउरी है, P डाउरी को प्रमोट करता है, इसलिए मतलब वो मानता है कि डाउरी सही है, इसलिए P और X की रिलेशनशिप पॉजिटिव है। O मानता है कि डाउरी गलत है, इसलिए O और X की नेगेटिव रिलेशनशिप है। यही यहां पर लिखा हुआ है। देखो P और X की पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। ठीक है, P is planning to get his son married to the daughter of the same person O who has negative attitude towards dowry, तो OX नेगेटिव हो गया। अब P और O का एटीट्यूड क्या होगा जिसकी वजह से हम डिटरमाइन करेंगे कि इस सिचुएशन में बैलेंस है या इम्बैलेंस है। सो इफ O initially has a positive attitude towards P, the situation would be unbalanced. PX is positive, OP is positive, but OX is negative. अब देखो, जैसे मान लो अगर ये जो P और O है, मैंने आपसे क्या कहा कि P का बेटा है X और O की बेटी है Y, ये दोनों अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब अगर शादी करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में तो
पी और ओ का एटीट्यूड पॉजिटिव रहा होगा, पहले तो खुशी खुशी बोला होगा, हाँ अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टार्टिंग में इनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा होगा, तो उस टाइम पे तो रिलेशनशिप कैसी रही होगी, पी जो सिचुएशन वुड बी अनबैलेंस्ड। इफ ओ इनिशियली हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पी, the situation would be unbalanced. px is positive, op is positive, but ox is negative. तो मतलब अगर इनिशियली हम देखें तो इसकी रिलेशनशिप कैसी रही होगी, पॉजिटिव। तो अगर जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इफ ओ इनिशियली हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पी, द सिचुएशन वुड बी अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पर सिचुएशन तो अनबैलेंस होगी। क्यों हुई अनबैलेंस? क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने यही चीज देखी थी ना कि अगर टू साइड्स पॉजिटिव हैं और वन साइड नेगेटिव है तो अनबैलेंस है। ये हमने पढ़ा था अभी कि नहीं? इम्बैलेंस कब होगा? अगर दो साइड पॉजिटिव हैं और एक साइड नेगेटिव है। अब हमको यहां पर तो दिख रहा है कि दो साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, तो इसका मतलब भैया अनबैलेंस है। इसका मतलब क्या है? अनबैलेंस। मैं लिख दूं यहां पे अनबैलेंस्ड। तो ये तो अनबैलेंस्ड सिचुएशन हो गई। अब इस अनबैलेंस सिचुएशन को कैसे करेक्ट किया जाए? क्या ओ को बोलें कि वो डाउरी दे या फिर पी को बोलें कि वो डाउरी ना ले? क्या किया जाए? कुछ तो करना पड़ेगा। अनबैलेंस अगर हुआ है तो अनबैलेंस को हमको हटाना पड़ेगा। That is, there are two positive and one negative in the triangle. This is the situation of imbalance. Now, one of the three attitude will therefore have to change. तो भाई अब किसी को तो चेंज होना पड़ेगा, या तो शादी टूटेगी, या तो डाउरी मिलेगी, या तो डाउरी नहीं मिलेगी, कुछ तो होगा। So this change could take place in the PX relationship. तो फिर क्या किया जाए, आप बताओ क्या कर सकते हैं? शादी को तोड़ दें, या ओ को बोले कि डाउरी दो, या पी को बोले कि तुम डाउरी मत लो? क्या किया जा सकता है? किसके एटीट्यूड में चेंज करेंगे? जल्दी सोचो थोड़ा सा, और आप सोचो और मुझे बताओ कि किसके एटीट्यूड को चेंज यहाँ पर करने की जरूरत है। क्या सही है, क्या गलत है? सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, सोसाइटी में क्या डाउरी लेना सही बात है? क्या शादी के लिए जो ब्राइड है उसकी फैमिली से पैसे लेना या गिफ्ट्स लेना, क्या ये सही बात होगी? क्या लगता है आप लोगों को? गलत बात है मैम। ये तो सोशल नॉर्म्स तो कहते हैं कि डाउरी एक बहुत ही गलत चीज है, डाउरी नहीं लेनी चाहिए, ना ही देनी चाहिए। इवन अब तो क्राइम भी हो गया, लीगल इसको मान लिया ना डाउरी को, तो फिर किसका एटीट्यूड चेंज करेंगे बताओ? पी और एक्स का। इस पॉजिटिव को बनाएंगे हम नेगेटिव, और जब हम इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देंगे तो अनबैलेंस खत्म और बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब किसका एटीट्यूड चेंज करना है? पी एक्स। किसके एटीट्यूड में चेंज लाने की जरूरत है? पी एक्स। क्लियर? अभी आया है समझ में? अभी स्टार्टिंग में जितना कंफ्यूजन हो रहा था, जितना डाउट हो रहा था, अभी सब क्लियर हो गया ना? तो अब हम किसके एटीट्यूड में चेंज लाएंगे? पी एक्स की रिलेशनशिप में। क्यों? P starts disliking dowry as a custom, or in the OX relationship, O starts liking dowry as a custom, or in the OP relationship, O starts disliking P. यानी या तो P जो है वो डाउरी लेने को मना कर दे, या तो फिर O जो है वो डाउरी देना के लिए रेडी हो जाए P को, या तो फिर O और P शादी तोड़ दें अपने बच्चों की। So in short, an attitude change will have to take place so that there will be 3 positive relationship or 2 negative and 1 positive relationship in the triangle. तो अब भाई बैलेंस क्रिएट करने के लिए या तो तीनों को पॉजिटिव करो, ठीक है? अब तीनों पॉजिटिव कैसे होंगे? तीनों कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं? तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं अगर ओ मान जाए डाउरी देने को, तो ठीक है। या फिर दो नेगेटिव हो सकते हैं अगर पी बोल दे कि नहीं भैया डाउरी नहीं लेनी है, या फिर शादी तोड़ दे, कुछ तो होगा। तो हमने कहा कि नहीं भैया पी के एटीट्यूड को चेंज करो, क्योंकि डाउरी जो है वो एक गलत चीज है और डाउरी ना देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसके एटीट्यूड में ये हाँ हो गया अभी इरेज, हाँ। सो इस तरह से हम उसके एटीट्यूड में चेंज ले आएंगे। तो कंसेप्ट ऑफ बैलेंस आपको समझ में आया कि बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो पी का एटीट्यूड चेंज करेंगे हम डाउरी के टुवर्ड्स, यही हमारा फाइनल है। कैसे करेंगे उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही थी कंसेप्ट ऑफ बैलेंस, ये आपको समझ में आ गया कि कंसेप्ट ऑफ बैलेंस कैसे बनेगा? अभी आपको क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर इसको लिखो, इन सारी चीज़ों को नोट करो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, तो आपको ये सब कुछ ध्यान रहेगा, नहीं तो सब भूल जाओगे।
क्लियर। तो एटीट्यूड चेंज करने का पहला जो तरीका है वो है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस, यानी किसी तरह का इस POX ट्रायंगल में इम्बैलेंस आ गया है तो इस इम्बैलेंस को हमको ठीक करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर उसको डिस्कस किया कि कैसे क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि बैलेंस कब बनेगा। बैलेंस कब बनेगा, या तो तीनों को पॉजिटिव कर दो, या तो दो को नेगेटिव कर दो और एक को पॉजिटिव कर दो। क्लियर, यहाँ पर किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं सेकंड कंसेप्ट पे। ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस का कंपोनेंट। इसे लियोन फेस्टिंगर ने दिया है। ठीक है, तो मैं यहां पर नोट कर दूं इसको, कॉग्निटिव डिसोनेंस को, आपको याद रहेगा, है ना। देखो यहां पे इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं एक बार। ये क्या हो गया है, इसको हो गया, ठीक हो गया। चलो जल्दी फटाफट से करते हैं, ठीक है। तो पहला था हमारा कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। किसने दिया था कंसेप्ट ऑफ बैलेंस? फ्रिट्स हीडर। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना अगर मैंने गलत लिखी हो तो। फ्रिट्स हीडर। सेकंड कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये किसने दिया है? लियोन फेस्टिंगर। ये सब बना के रखो, ये सब फ्लो चार्ट बनाना एग्जाम में, ठीक है, बहुत काम के हैं ये सब, तो इनको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एटीट्यूड चेंज। ठीक है, और जो थर्ड होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सो ये जो है लियोन फेस्टिंगर ने दिया था, ये कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात करता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। Here is the basic idea that cognitive component of an attitude must be consonant, that is they should be logically in line with each other. If an individual finds that two cognition in an attitude are dissonant, then one of them will have to be changed in the direction of consonance. For example, think about following ideas. मान लो आप कहते हो कि पान मसाला causes mouth cancer which is fatal. आप कहते हो कि पान मसाला नहीं खाना चाहिए, उससे माउथ कैंसर हो सकता है। ठीक है, मान लो आप ये भी कहते हो कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, इट इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। आप ये सब कहते हो, बट इन रियलिटी हम देखते हैं कि आप पान मसाला भी खाते हो और आप सिगरेट भी पीते हो। आप नहीं, ठीक है, दिल पे मत लो, आप नहीं हो एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो मान लो कोई पर्सन है, वो कहता है कि भैया पान मसाला खाने से कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से जो है हेल्थ के ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब इंजीरियस होता है हेल्थ के लिए, तो ये नहीं करना चाहिए। बट इन रियलिटी हम देखते हैं वही पर्सन पान मसाला भी खाता है, सिगरेट भी पीता है। तो ये आप क्या बोलोगे? आप तो बोलोगे ये दोगला इंसान है, दो तरफ की बातें करता है, एक तरफ बोलता कुछ है करता कुछ है। ये हम बोलेंगे ना कि भाई ये बोल कुछ रहा है लेकिन ये करता कुछ है। तो इसीलिए कॉन्सोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंस या कॉन्सोनेंट। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक आइडिया है कॉग्निटिव कंपोनेंट का एटीट्यूड का, वो है कॉन्सोनेंट। मतलब कि आपका एटीट्यूड हमेशा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, हमेशा आप जो भी बोलते हो उसके साथ में लॉजिकल होना चाहिए, डिसोनेंट नहीं होना चाहिए। डिसोनेंट का मतलब ये होगा कि आप बोलते हो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ और आप स्मोकिंग करते हो, तो मतलब आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, तो मतलब आपका एटीट्यूड डिसोनेंट है। कॉन्सोनेंट ऐसा है कि आप बोलते हो कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इट इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, और आप नहीं पीते हो, तब वो कॉन्सोनेंट होगा। अगर इंडिविजुअल के कॉग्निशन में डिसोनेंट हमको देखने को मिलता है, तब हमको उसके एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। मतलब वो बोलता तो है कि पान मसाला खाने से मुंह का कैंसर होता है, तो वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर वो पान मसाला खाता है तो हमको उसके इस एटीट्यूड को चेंज करना है। या तो वो इसको चेंज कर ले, या तो वो इसको चेंज कर ले, या तो वो बोले कि नहीं भैया पान मसाला खाने से माउथ कैंसर नहीं होता है, या तो फिर वो पान मसाला खाना छोड़ दे। ठीक है, बट सही क्या है, क्या चीज होनी चाहिए? ऑब्वियसली हम उसके इस सेकंड कॉग्निशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम उसके एटीट्यूड में चेंज लाएंगे। इज दैट क्लियर? ये भी आया यहाँ तक समझ में? ये बहुत सिंपल सा था। ये तो मतलब जो बोला है वो करो, अगर आप वो नहीं करते हो तो मतलब आपका एटीट्यूड में दिक्कत है भाई, आप उसको चेंज करो। क्लियर? सो ये इस तरह से एटीट्यूड को चेंज किया जाएगा। नाउ होल्डिंग,
These two ideas or cognitions will make any individual feel that something is out of tune or dissonant in the attitude towards pan masala. So therefore, one of these ideas will have to be changed so that consonance can be attained. Now in the example given, in order to remove or reduce the dissonance, I will stop eating pan masala. That means change cognition too, and this would be the healthy, logical and sensible way of reducing dissonance. जैसे एक तरफ आपने बोला, मान लो आपने पहला तो ये स्टेटमेंट दिया कि भाई स्मोकिंग जो है वो इंजीरियस है, ठीक है, आपने कहा कि स्मोकिंग जो है वो इंजूरियस है। सेकंड तरफ आप खुद स्मोक करते हो, आप खुद स्मोक करते हो, तो मतलब डिसोनेंट बना हुआ है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ क्या चीज़ सही है चेंज करना? क्या ये चेंज कर दें कि ये पर्सन बोलना बंद कर दे कि स्मोकिंग इंजीरियस है, ये बोले कि स्मोकिंग तो बड़ी हेल्दी चीज़ है? क्या ये सही होगा? लॉजिकली भी ये चीज़ गलत है। तो आपको कौन सा एटीट्यूड को चेंज करना है? सेकंड को, जिसमें ये पर्सन स्मोकिंग करना बंद कर दे। क्लियर? यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तब जाके कॉन्सोनेंट बनेगा, नहीं तो डिसोनेंट बना रहेगा। इस पर क्वेश्चन आता है, ये जो एटीट्यूड चेंज हम पढ़ रहे हैं ना, इस पर क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझना, कहीं डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। तो फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ, टू सोशल साइकोलॉजिस्ट, कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट दैट शोड हाउ कॉग्निटिव डिसोनेंट वर्क। तो अब ये तो उन्होंने बता दिया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस होता क्या है। अब वो इनने ये बताया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस काम कैसे करता है। तो कार्ल स्मिथ और फेस्टिंगर, इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और इन्होंने बोला कि देखते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस कैसे काम करता है। सो बोथ बैलेंस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस आर एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। तो दोनों ही, चाहे कंसेप्ट ऑफ बैलेंस की हम बात करें या चाहे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात करें, दोनों में ही कहीं ना कहीं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी मतलब टू कंपोनेंट्स, एस्पेक्ट और थ्री और एलिमेंट्स ऑफ द एटीट्यूड और एटीट्यूड सिस्टम मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। तो दोनों ही क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप जो बोल रहे हो आप उसी को फॉलो करो। मतलब दो साइड, दो कंपोनेंट या दो एलिमेंट हमेशा एटीट्यूड के सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि अगर दो साइड सेम है तो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है? दो एस्पेक्ट, दो एलिमेंट, दो कंपोनेंट, ये तो हमेशा सेम होने ही चाहिए, ठीक है? अगर उसमें किसी तरह का आपको दिख रहा है कि दो साइड सेम नहीं है तो फिर इम्बैलेंस रहेगा। मतलब बैलेंस वाली सिचुएशन क्या बोलती है कि दो साइड तो नेगेटिव होना ही चाहिए, तभी तो बैलेंस बना रहेगा, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा। वही जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन भी यही कह रहा है कि आप जो बोल रहे हो आप वही काम करो। तो दो चीज़ होगी कि जो बोला वही काम भी हो रहा है, तो आपके स्पीच में और आपके वर्क में, आपके फंक्शनिंग में, दोनों में कॉन्सोनेंस बना रहना चाहिए। तो इसे बोलते हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। समझ में आया? जल्दी बताओ फटाफट, समझ में आया ये चीज़ कि कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी क्या है? ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स, दो एलिमेंट्स, दो एस्पेक्ट एटीट्यूड के सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। कंसेप्ट ऑफ बैलेंस में बोलता है कि दो कम से कम नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर बोलता है जो बोल रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो आपका सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है? ईच एलिमेंट शुड लॉजिकली फॉल इन लाइन विद द अदर एलिमेंट। इफ दिस डज नॉट हैपन then the person experience a kind of mental discomfort, that the sense that something is not quite right in the attitude system. अब अगर मान लो दो चीज़ें लॉजिकल नहीं हैं तो फिर उस पर्सन को मेंटल डिस्कम्फर्ट होगा। हमने ये जाना भी था ना कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ये मेंटल डिस्कम्फर्ट में ही तो सारी चीज़ें छुपी होती हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक जो है वो मेंटल डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ चीज़ है जो शायद सही नहीं है और सही डायरेक्शन में नहीं है एटीट्यूड के अंदर। तो इस इन सच अ स्टेट सम एस्पेक्ट्स इन द एटीट्यूड सिस्टम चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ कंसिस्टेंसी बिकॉज आवर कॉग्निटिव सिस्टम रिक्वायर्स लॉजिकल कंसिस्टेंसी। तो इसीलिए आपके कॉग्निशन में कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए क्योंकि हमारा कॉग्निटिव सिस्टम लॉजिकल चीज़ों पर बात करता है, ठीक है? तो बैलेंस वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया कि दो चीज़ें तो सेम रहनी चाहिए। या तो आप डाउरी को पसंद करो या तो आप डाउरी को उसके अगेंस्ट में रहो, है ना? ये नहीं कि आप डाउरी को पसंद नहीं करते लेकिन आप डाउरी दे रहे हो, तो फिर तो मतलब आपके एटीट्यूड सिस्टम में दिक्कत है, ठीक है?
आप बोल रहे हो कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए लेकिन आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो आपके एटीट्यूड सिस्टम में दिक्कत है। तो दो चीज़ें जो हैं वो हमेशा, दो एस्पेक्ट, दो एलिमेंट तो लाइन में रहने ही चाहिए, अदरवाइज फिर डिस्कम्फर्ट होगा, और डिस्कम्फर्ट होगा तो जो है कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहेगी। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होंगे। तो उसके लिए ये जो है लॉजिकल कंसिस्टेंसी या कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। ना टेल मी, एटीट्यूड चेंज में दो कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आए? अभी तो ईजी होता जा रहा है ना, अभी सब समझ में आ रहा है फ्लो के साथ में, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अभी क्लियर हो रहा है ना। चलो थर्ड पर आते हैं। थर्ड इज अगेन अ टू स्टेप कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है टू स्टेप कंसेप्ट में। दिस वॉज प्रपोज्ड बाय SM मॉसिन, ये एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, SM मॉसिन इंडियन साइकोलॉजिस्ट है। लिख लें इसको, टू स्टेप कंसेप्ट को, नहीं तो भूल जाएंगे फिर हम लोग, है ना, हमारी फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं होगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टू स्टेप कंसेप्ट। और किसने दिया था ये? तो SM मॉसिन। ठीक है, SM मॉसिन को कर दो अंडरलाइन। फाइन, तो ये तीन कंसेप्ट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। अब टू स्टेप कंसेप्ट देखो क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू हिम, एटीट्यूड चेंज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टू स्टेप्स। जो एटीट्यूड चेंज है वो दो स्टेप्स में होगा। जब एटीट्यूड को चेंज करेंगे तो उसमें दो चीज़ें होंगी। कैसे? इन द फर्स्ट स्टेप, द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। द टारगेट इज द पर्सन हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज। इसमें भी एक ट्रायंगल ही होगा, जिस ट्रायंगल को अभी हम समझेंगे। तो एक तरफ है हमारा टारगेट, ऐसे समझो, ठीक है, एक तरफ है हमारा टारगेट। टारगेट वो पर्सन है जिसके एटीट्यूड में हमको चेंज लाना है। ये टारगेट एक पर्सन है, ठीक है, इसके एटीट्यूड में हमको चेंज लेके आना है। तो दो स्टेप में चेंज आएगा। ये किसने बताया है? SM मॉसिन ने। क्या बोलते हैं वो आगे देखो। द सोर्स इज द पर्सन थ्रू हुज इन्फ्लुएंस द चेंज इज टू टेक प्लेस। एक है सोर्स। सोर्स वो पर्सन है जिसके थ्रू एटीट्यूड में चेंज आएगा। तो मैं इसको लिख दूं थ्रू एटीट्यूड चेंज, TAC शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। थ्रू एटीट्यूड चेंज मतलब इस पर्सन को देखकर इस पर्सन के एटीट्यूड में चेंज आने वाला है। Identification means that the target has liking and regard for the source, so he or she puts himself or herself in the place of the target and tries to feel like him or her. इन दोनों के बीच में एक आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। मैं इसको यहां पर लिख देती हूं, ठीक है। देखो रुको, यहां पर लिख देती हूं। एक तरफ है मेरा टारगेट। मेरा टारगेट वो पर्सन है जिसके एटीट्यूड में मुझे चेंज लाना है, और सोर्स मेरा वो पर्सन है जिसके थ्रू एटीट्यूड में चेंज इसके आएगा। तो इसके लिए मुझे आइडेंटिफिकेशन कराने की ज़रूरत होगी। आइडेंटिफिकेशन क्यों कराना है और आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये X पर्सन है और ये Y पर्सन है, ऐसे समझो, ठीक है। तो Y को देख के X के एटीट्यूड में चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर Y को मैं यूज़ कर रही हूँ एटीट्यूड चेंज करने के लिए, तो Y को X को समझना भी तो पड़ेगा ना कि जो मेरा टारगेट है या जो X है, अगर वो इस तरह से उसका एटीट्यूड है तो उसके पीछे क्या कारण है। जैसे हमने थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बारे में, आपको पता होगा, हमने थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पढ़ी थी, तो हमने उसमें ये देखा था कि जब तक थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ एम्पैथी नहीं रखेगा, उसको क्लाइंट की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, वो अपने क्लाइंट को ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। तो जब तक जो सोर्स है वो टारगेट को नहीं समझेगा, उससे रिलेट नहीं कर पाएगा, तो कैसे वो उसके एटीट्यूड में चेंज ला सकता है। तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टारगेट और सोर्स के बीच में कराना ज़रूरी है, ताकि दोनों एक दूसरे को जान लें, समझ लें, दोनों के बीच में एक रिलेशन बन पाए, ठीक है, एक तरह की लाइकिंग दोनों के बीच में हो पाए। सोर्स टारगेट को समझता हो, टारगेट सोर्स को जानता हो, ठीक है। The source must also have a positive attitude towards the target, and the regard and attraction becomes mutual. Sorry, जो सोर्स है उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए टारगेट के टुवर्ड्स में, और रिगार्ड और अट्रैक्शन जो है वो म्यूचुअल होना चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे को जान रहे हों, समझ रहे हों, एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप हो जाए, ऐसे मान लो, ठीक है। और सोर्स जो है वो टारगेट के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, मतलब उसको एक्सेप्ट करता है वो जैसा भी है। इन द सेकेंड स्टेप, the source himself or herself shows an attitude change
by actually changing his or her behavior or him or her behavior towards the attitude object. अब एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट भी तो होना जरूरी है ना, देखो कैसे, एक है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, एक क्या है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। मान लो ये एटीट्यूड ऑब्जेक्ट Z है, बन गया ट्रायंगल या नहीं बना? बिल्कुल बन गया। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल डाउरी वाला ही कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन कंसेप्ट ऑफ बैलेंस और टू स्टेप कंसेप्ट दोनों एक दूसरे से अलग है। कैसे है वो अभी आपको समझ में आएगा, उन दोनों को रिलेट मत कर देना, ठीक है। मान लो कि x और y, इनके बेटी और इनका बेटा और इनकी बेटी, उसकी शादी है, ठीक है। कुछ रिमूव तो नहीं हुआ? हाँ, तो x का बेटा है, x का बेटा मान लो A पर्सन है और y की बेटी है B, इन दोनों की शादी होने वाली है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और एक दूसरे के साथ में अच्छी रिलेशनशिप दोनों के बीच में जो है बन रही है। ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, तो दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बन रही है, दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, ठीक है। अब y को मान लो एक पर्पज से भेजा गया है, ठीक है, y को एक पर्पज से भेजा गया है कि ये जो x पर्सन है ना, इसको डाउरी लेना अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा डाउरी डिमांड करता है, तो इसका डाउरी के टुवर्ड्स एटीट्यूड को चेंज करो, ठीक है। तो z क्या बन गया? डाउरी। मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। तो ये क्या बन गया? डाउरी, ठीक है। मान लो y को मैंने भेजा है, एक मिशन पर भेजा है, मैंने y को बोला है कि ये जो x पर्सन है ये डाउरी लेना इसको अच्छा लगता है और ये शादियों में अक्सर डाउरी देता भी है और लेता भी है, तो y तुम जाओ और x के एटीट्यूड को चेंज करना डाउरी के टुवर्ड्स। डाउरी क्या है? मेरा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, यानी z जो है वो डाउरी है, ठीक है। तो y यहाँ पर आया अपने काम से ही है और y ने x के साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करी, ठीक है, दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हुई। तो y ने कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड को चेंज किया, ठीक है। पहले तो y ने x को बताया कि हाँ डाउरी तो अच्छी चीज़ होती है, लेना चाहिए ये वो, लेकिन फिर y ने देखा, मतलब जब दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन गई तो y ने अपने एटीट्यूड को चेंज किया और उसने कहा कि नहीं यार, डाउरी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है और डाउरी तो नहीं लेनी चाहिए, ये एक बहुत ही गलत काम है, ठीक है। और इसने अपने एटीट्यूड में चेंज कर लिया। मान लो फॉर एग्जांपल इसकी एक और बेटी थी जिसका नाम था सी, उसकी शादी होनी थी, तो इसने सी की शादी में बिल्कुल भी डाउरी नहीं दी और जिनने डाउरी मांगी थी उनको भी साफ साफ मना कर दिया कि भैया डाउरी जो है शादी में नहीं दी जाएगी, आप लोग भले ही वापस चले जाओ। जब x ने ये चीज़ देखी कि y ने अपना एटीट्यूड z के टुवर्ड्स चेंज किया है, तो x के अंदर लर्निंग हुई, x के अंदर क्या हुई? लर्निंग। और उसने उस लर्निंग में देखा कि भैया डाउरी गलत चीज़ है, नहीं लेना चाहिए, मैं भी अगर मेरे बेटे के लिए मांगूंगा तो कल को मेरे भी बेटे की शादी नहीं होगी और कोई चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो उसने ये लर्निंग की और उसका एटीट्यूड जो है वो डाउरी के टुवर्ड्स चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं वाई वो सोर्स था जिसके थ्रू हमने हमारे टारगेट के एटीट्यूड में चेंज किया टुवर्ड्स एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब बताओ क्लियर है? कंसेप्ट ऑफ बैलेंस इसमें मत लाना, क्योंकि यहाँ मैंने बैलेंस इम्बैलेंस की बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ ये चीज़ कही है कि टू स्टेप के थ्रू जो है एटीट्यूड में चेंज आएगा। पहली स्टेप क्या है कि सोर्स ने अपना एटीट्यूड चेंज किया, अल्टीमेटली उसे देख के एक्स ने भी अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया, तो दो स्टेप में एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर तीन चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि कैसे हम हमारे टारगेट के एटीट्यूड में चेंज लाते हैं सोर्स को यूज करके। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, एक और बार इसको समझा दूंगी, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। The source must also have a positive attitude towards the target and the regard and attraction becomes mutual. In the second step, the source himself or herself shows an attitude change by actually changing his or her behavior towards the attitude object. Observing the source changed attitude and behavior, the target also shows an attitude change through behavior. This is a kind of imitation or observational लर्निंग। मैंने क्यों कहा आपसे कि मैं इसमें बैलेंस का कंसेप्ट नहीं ला रही हूँ, क्योंकि ये एक तरह की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। आप किसी को ऑब्जर्व करके अपने एटीट्यूड में चेंज लाते हो और उसको इमिटेट करते हो। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मान लो अभी ये समझ में आ गया ना, इसको अब मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब ऐसे मानो
आपको पता है x मेरा टारगेट है जिसके एटीट्यूड में मुझे चेंज लाना है, y मेरा सोर्स है और z ऑब्जेक्ट है। अब एग्जांपल ऐसे लो कि x जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, x जो है वो एक चाइल्ड है, ठीक है, और एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है मोबाइल, ठीक है। जो x है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, ठीक है, जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता है और इसी के साथ में खाने पीने का भी ध्यान नहीं देता है। तो x जो है वो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो सोर्स मेरा मान लो इस चाइल्ड के फादर या मदर, कोई भी पेरेंट्स में से, ठीक है, इसके फादर। अब फादर और चाइल्ड की रिलेशनशिप तो अच्छी रहेगी, तो फादर जो है वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसके साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप बनवाना, ये पहली स्टेप होगी। तो स्टेप 1 क्या है? टू मेक रिलेशनशिप, दोनों के बीच में एक रिवॉर्ड एंड अट्रैक्शन हो। फादर जो है वो अपने बच्चे को चॉकलेट्स वगैरह ला के देते हो, उसकी फेवरेट चीज़ ला के देते हो, थोड़ा थोड़ा उसको जो है उसके साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप बनाते हैं थोड़ा, क्योंकि वो मोबाइल में इतना ज़्यादा गुम हो गया है कि वो सारी चीज़ों को भूल चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जो है उनके बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बनना स्टार्ट होती है, ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 में हम चेंज लाएंगे। तो चेंज कैसे आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल फादर है, तो फादर के पास में भी फ़ोन तो है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बच्चे के सामने फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और फ़ोन को साइड में रखते हैं और बच्चे को भी बोलते हैं कि तुम मेरे साथ में जो है इस टाइम पर हम लोग खेला करेंगे, गेम्स वगैरह प्ले करेंगे, तो तुम मेरे साथ में रहा करो। धीरे धीरे करके जैसे जैसे चाइल्ड अपने फादर को ऑब्जर्व करेगा कि वो भी जो है मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो और दूसरे काम करते हैं जो शायद ज़्यादा मतलब जिनमें ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, तो फादर को वो इमिटेट करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे करके टारगेट का एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके जो एक एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल हैबिट का दे रही हूँ, लेकिन हैबिट भी कभी कभी हमारे एटीट्यूड में कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है ना, कि आपके सोचने देखने का तरीका वो कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे स्टेप 1 और स्टेप 2 में 2 स्टेप कंसेप्ट के थ्रू हमको सोर्स को यूज करके अपने टारगेट के एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके चेंज लाना है एटीट्यूड में। क्लियर? इसमें एक आधा एग्जाम्पल और दिया है, वो भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर प्रीति रीड्स इन द न्यूज़पेपर दैट अ पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक दैट शी एंजॉय इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। प्रीति न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसने देखा एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो वो बहुत ज़्यादा पीती है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, एक्सट्रीमली हार्मफुल है। बट प्रीति सीज दैट अ फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन एडवर्टाइजिंग द सेम सॉफ्ट ड्रिंक। लेकिन मान लो उसका कोई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी जो उसे पसंद है, वही उस सॉफ्ट ड्रिंक के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो उसने देखा कि उसने अपने आप को स्पोर्ट्स पर्सन से आइडेंटिफाई कर लिया और उसको इमिटेट करने स्टार्ट कर दिया। कि मतलब एक तरफ तो उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसने ये चीज़ देखी कि उसका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन ही उस सॉफ्ट ड्रिंक को यूज़ कर रहा है या उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो उसने बोला कि अगर ये कर रहा है तो फिर तो मैं भी कर सकती हूँ। तो सोर्स कौन हो गया? स्पोर्ट्स पर्सन। टारगेट कौन हो गया? प्रीति। ऑब्जेक्ट कौन हो गया? सॉफ्ट ड्रिंक। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या करना होगा? सपोज स्पोर्ट्स पर्सन विशेस टू चेंज पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मान लो स्पोर्ट्स पर्सन ने ये तो देखा कि भाई चलो ठीक है, मैं तो ऐड कर रहा हूँ पैसे के लिए, लेकिन है ये सॉफ्ट ड्रिंक बड़ा ही खतरनाक। तो सोर्स ने कहा कि एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स में एटीट्यूड चेंज कर दूंगा लोगों का। तो उसने क्या किया? द स्पोर्ट्स पर्सन मस्ट फर्स्ट शो पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर हिज और हर फ्रेंड्स एंड देन एक्चुअली चेंज हिज और हर ओन हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग दैट सॉफ्ट ड्रिंक। दैट इज स्टेप 1। Perhaps by substituting it with a health drink। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रीति है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है और ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। तो ये कौन हो गया? ये सोर्स हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये टारगेट हो गया, ठीक है। तो प्रीति के साथ साथ में स्पोर्ट्स पर्सन के और भी बहुत सारे फैंस होंगे, है ना। अब क्योंकि ये इसका जो है एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो सबको लग रहा है कि ये तो सही काम कर रहा है। तो इसने कहा कि नहीं यार, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में धोखा तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वो ये सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होगा ना, कि वो हार्मफुल भी है लेकिन फिर भी वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? उसने सबसे पहले इस सॉफ्ट ड्रिंक को खुद कंज्यूम करना बंद किया, अपनी खुद की हैबिट को चेंज किया और इसकी बजाय कोई हेल्थी ड्रिंक उसने स्टार्ट कर दिया। और मान लो ये इन्फॉर्मेशन उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दी कि मैं जो है अब से ये हेल्थी ड्रिंक पीना स्टार्ट कर रहा हूँ, भले उसने एडवर्टीजमेंट किया हुआ था,
तो यहाँ से स्टेप 1 दिख रही है कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये अपने अंदर एक चेंज दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उस चेंज को देखकर अगर स्पोर्ट्स पर्सन अपने बिहेवियर को चेंज करना है तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि उसके फैंस और उसकी प्रीति भी उसको देखेंगे और वो भी अपने इस एटीट्यूड को सॉफ्ट ड्रिंक के टुवर्ड्स चेंज कर लेंगे और इसको कंज्यूम करना बंद कर देंगे। क्लियर? तो 2 स्टेप के थ्रू जो है किस तरीके से चेंज आता है एटीट्यूड में सॉरी, ये यहाँ पे एस एम मोहसिन ने एक्सप्लेन किया है। इज दैट क्लियर? तो आई होप सो ये सारा कुछ आपको समझ में आया डिटेल में, जो हमने समझा है, जो हमने पढ़ा है। अब एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ वापस से किस चीज़ को, प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज को। तो हमने कहा कि एटीट्यूड को चेंज किया जाना चाहिए, पर एटीट्यूड चेंज करने के 3 कंडीशन है। या तो किसी तरह का इम्बैलेंस है तो उन्होंने कंसेप्ट ऑफ बैलेंस दिया, या तो फिर जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस है तो फिर उन्होंने कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस दिया ताकि कॉन्सोनेंट बना रहे, और बाकी उन्होंने 2 स्टेप कंसेप्ट मतलब 2 स्टेप कंसेप्ट दिया। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया कि बैलेंस कब क्रिएट होगा, बैलेंस कब होगा अगर तीनों साइड पॉजिटिव है तो, और अगर 2 साइड नेगेटिव है और कोई एक साइड पॉजिटिव है तो फिर जो है बैलेंस बना रहेगा। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस के भी अंदर उन्होंने 2 एलिमेंट्स या 2 कॉग्निशन की बात करी थी, 2 एलिमेंट्स या 2 कॉग्निशन की बात करी थी। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था आई ईट पान मसाला एंड आई, मतलब पहला उन्होंने बताया कि ईटिंग पान मसाला कॉजेज कैंसर, और दूसरा उन्होंने कहा आई ईट पान मसाला। तो ये तो डिसोनेंस है, तो कॉन्सोनेंट लाना पड़ेगा, तो सेकंड एटीट्यूड में हमको उसके चेंज करना पड़ेगा। तो इट इज समथिंग कि आप जो भी बोल रहे हो, ठीक है, मतलब आपका थॉट और आपका फंक्शन, जो आप सोचते हो और जो आप काम करते हो, वो दोनों के बीच में एक कॉन्सोनेंस बना रहना चाहिए। 2 स्टेप कंसेप्ट में कहा कि उन्होंने 2 स्टेप के थ्रू जो है हम चेंज ला सकते हैं। स्टेप 1 क्या होगा कि आपको थॉट में चेंज लाना है, और फिर आपको ऑब्जर्व या इमिटेट करके चेंज आएगा, दैट इज दी स्टेप 2। इज दैट क्लियर? यही आपको समझना था पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो इतना लंबा लेक्चर इसलिए क्योंकि हर एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करनी थी। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा कि क्या POX हो रहा है, कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कहाँ का एटीट्यूड कैसा है, लेकिन अब आई थिंक वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा लेक्चर लास्ट तक देखो, टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब मैं आपको यही एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि पहली बात तो नोट्स बना लेना, जितने मैंने बनवाए हैं वो पूरे नोट्स बना लेना, और दूसरी बात कि इस टॉपिक को एक बार आप खुद से अपने चैप्टर के अंदर रीड करो, नोट्स बनाओ, रीड करो, नोट्स बनाओ, रीड करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये बात समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही है, मुझे तो इसमें डाउट है, लेक्चर भी देख लिया फिर भी मैम समझ में नहीं आया, तब आप मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में। ठीक, क्योंकि बहुत बार आप लोग पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो, सीधे डाउट पूछ लेते हो, या फिर आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, है ना। तो डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको 50 बार डाउट आए आप 50 बार भी पूछो, लेकिन एक बार अपने आप से कोशिश करो उसको रीड करने की। एक बार अच्छे से रीड कर लिया, फिर भी लग रहा है डाउट आ रहा है तो पूछ लो, नहीं तो आप देखोगे कि आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत बार हम आगे बढ़ते नहीं है, वहीं अटक जाते हैं कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है समझ में। उसको रीड करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें उन्होंने थोड़ा इक्वेशन और सारी चीज़ें बताई हैं, तो लिख लिख के अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ो। किसी तरह के कोई डाउट, कोई दिक्कत आए तो वो मुझसे पूछो। इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज को डिस्कस करेंगे। सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी बहुत ईजिली आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, that is again very easily accessible on Google। इसे जैसे गूगल पे एंटर करोगे आपके सामने सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो जो भी कोर्स, क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर, टॉपिक आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करते जाना, वॉच नाउ पर क्लिक करना, वीडियो हो जाएगा
ओपन। एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब कुछ मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके, क्योंकि हम कोई कूपन नहीं बेचेंगे, ना ही आपसे कोई पेमेंट लेंगे, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के साथ में आपको मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर मिल जाएगा और मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ में आप फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।